नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला हमने अप्रैल स्टार्टिंग से शुरू की है, जिसमें आपको वीक के लास्ट में है ना मंडे टू संडे का करंट अफेयर्स मंडे के दिन मिल जाया करेगा, ताकि आपको सिर्फ 1 घंटा देना पड़े और पूरा हफ्ते का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो आपका कवर अप हो जाए। इस क्लास का हमने नाम रखा है करंट अफेयर्स का साप्ताहिक 40। क्यों? क्योंकि 40 हफ्ते के बेहतरीन से सवाल हम लोग निकाल के आपके लिए लेके आते हैं। एक बात मैं ये और पूछनी चाह रहा था, क्या आप लोग इसी तरीके से चाहते हैं कि महीने के भी 100 बेहतरीन से क्वेश्चंस आपको एक वीडियो के माध्यम से करा दिए जाएं? अगर चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चलिए, तो आपकी आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं चीजें किस तरीके से हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला आपका बेसिकली 15 से 21 अप्रैल तक के इसमें प्रश्न समाहित हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में खबरों में रही ब्रह्मोस मिसाइल। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल किसी न किसी कारण से खबरों में रहती आती है ना। बेसिकली किसकी है ब्रह्मोस मिसाइल? इंडिया और रशिया का कंबाइन एक प्रोग्राम है, ठीक है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त उपक्रम समझौते के तहत विकसित किया है। बिल्कुल ठीक है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मोस रशिया की दूसरी वाली नदी, दोनों का नाम मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है। यह 2 चरणों वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में मैंने आपको पहले भी बताया है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इस तरीके से जाके बार करती है और क्रूज मिसाइल सीधे चलती है। तो देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट टू फिलीपींस बिगिंस सून। क्या बात चल रही है? हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने एक संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है और यह 2.1 मैक की उच्च गति के साथ सबसे द्रुत, सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मोस्कोवा नदी के नाम पर मिलाकर रखा गया है, ठीक है। यह 2 चरणों वाले, पहले चरण में ठोस प्रणोदक, मतलब ठोस प्रदोदक इंजन का मतलब यह है कि इंजन जो चलेगा वो ठोस मटेरियल से चलेगा, और दूसरे चरण में तरल रेमजेट मिसाइल है, ठीक है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र से बहु क्षमता वाली मिसाइल में सटीकता के साथ जो है इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। बी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि फिलीपींस पहला ऐसा देश बन गया है जो इसको ले रहा है भारत से, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चित, तो पहला सवाल आपने देख लिया, तो याद रखिएगा फिलीपींस को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देने का वादा किया है, ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है, तो फिलीपींस। ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चित पिंक वालवर्म रोग किस फसल से संबंधित है? ये आपका जो बायोलॉजी में भी खूब पूछा जाता है, पिंक वालवर्म रोग किस फसल से संबंधित है ना। फसल और रोग वाला जहां चैप्टर पढ़ते हो वहां भी ये प्रश्न आपसे खूब थोक के भाव पूछा जाता है ना। तो पिंक वालवर्म रोग आपको पता होना चाहिए। चर्चा में भी है कपास से। क्यों? क्योंकि कपास की उत्पादन इस बार घट गया है ना, जिस कारण प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से ये पिंक वालवर्म रोग चर्चा में आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देख लो, इस तरीके से कपास के कीड़ों में जो है ये पिंक पिंक सा जो है सिस्टम हो जाता है। कृषि विभाग के अनुसार पिंक वालवर्म के हमलों से उत्तर भारत में कपास की फसल को निरंतर नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए किसान धान, मक्का और ग्वार की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं कपास के स्थान पर। पिंक बालवर्म कपास की फसल में होने वाला एक सामान्य रोग है ना। पिंक बाल, तो आपको पिंक बालवर्म रोग पता होना चाहिए, कपास की फसल में है। पिंक बालवर्म ने अब आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी, जो बीटी कपास हमने बना ली थी, बीटी कॉटन जो हमने बना लिया था, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल थी जिसको पिंक बालवर्म अब जो है दिक्कत नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसने भी रेसिस्ट
ट्विस्ट अपने अंदर डेवलप कर लिया है और उस बीटी कॉटन पर भी पिंक बालवर्म का प्रभाव पड़ रहा है। कपास ये एक नकदी फसल है, नकदी मतलब जिस फसल को पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, खरीफ के मौसम में होती है और भारत की स्थानिक फसल है। तो ये 3 फैक्ट भी आप कपास से रिलेटेड चीजों में ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मैन 5CB, ठीक है, मैन 5CB वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो मैन 5CB वैक्सीन को डेवलप किया है आपके नाइजीरिया ने, ठीक है, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड वैक्सीन है ये और नाइजीरिया ने डेवलप की है। ये देख लो, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड हाल ही में नाइजीरिया ने मैन 5CB वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। मैन 5CB वैक्सीन 5 प्रमुख मेनिंजाइटिस स्ट्रेन के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। मेनिंजाइटिस रोग भी आपसे पूछा जाता है किस चीज से होता है? कवक के होने से होता है, कोई है ना, जो मौजूदा टीकों की तुलना में काफी बेहतर है और आमतौर पर केवल एक स्ट्रेन को लक्षित करती है। यह ऐतिहासिक पहल मेनिंजाइटिस से निपटने की अपार संभावनाएं रखती है, जो अफ्रीका विशेषकर नाइजीरिया में एक गंभीर खतरा है। क्यों? क्योंकि वहां यह रोग ज्यादा मात्रा में होता है। मेनिंजाइटिस बताया जा रहा है आपको क्या है? मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस आपको पता होना चाहिए। इस रोग से आपसे यही पूछ लेगा, प्रश्न इसी माध्यम से दे देगा, है ना, क्योंकि मेनिंजाइटिस चर्चा में है। एग्जामिनर पढ़ रहा होगा अखबार, भाई सब सवाल बना देगा। ओहो, यहीं से सवाल बनाता हूं, ठीक है। तो याद रखोगे, यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगई के कारण हो सकती है। तीनों के कारण हो सकती है। सांस लेने के एक जरिए व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसका निवारक उपाय टीकाकरण ही है कि इसका टीकाकरण हो। तो मेनिंजाइटिस पता होना चाहिए। मैन 5VC वैक्सीन बन गई, किसने बना ली ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका में नाइजीरिया कहां पड़ता है ये भी आप मैप में देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शोम्पेन जनजाति, ये आजकल चर्चा में है। शोम्पेन जनजाति क्यों, अभी देखेंगे। शोम्पेन जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मैं सवाल ऐसे लेके आता हूं जो आपके स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स दोनों को कवर अप कर रहे हूं। ऐसे सवालों के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्वेश्चन का लेवल देखो आप, सारे प्रश्न अब उस प्रकृति के नहीं है कि फलाने की नियुक्ति कौन हुई, दूसरी, इसका आंसर क्या है, सी। नहीं, आपसे जैसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रकृति के प्रश्न में आपको लेके आता हूं। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि देखो वीकली करंट अफेयर्स को भी इस शानदार तरीके से कवर किया जा सकता है। मतलब 40 घटनाएं आपने पढ़ ली एक तरीके से, क्योंकि सबका, और इसका पीडीएफ क्लास अपलोड होने के 12 घंटों के भीतर डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। यह जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विदेशी विशेष जनजाति है नहीं, यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि जनजाति है। पहली बार इन लोगों ने भारत के चुनाव में भाग लिया है। मतलब कैन यू इमेजिन, 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आजादी के 75 साल बाद ये लोग पहली बार चुनाव में भाग ले रहे हैं। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पीवीटीजी इनको माना जाता है। यह बिल्कुल सही है, सही कथन पूछे हैं। ओनली 2 आंसर हो जाएगा, केवल बी। देखो ये इस तरीके से सेल्फी भाई लेते हुए, है ना, सेल्फी लेते हुए बोट इनका जो है इमेज काफी चर्चा का विषय है कि जनजातीय समाज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रख रहे हैं और लोकतंत्र के लिए वोट कर रहे हैं। हाल ही में खबरों में रही शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाले। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार में भी पूछ ले कहां, तो ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन वनों में निवास करती है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की अनुमानित संख्या कितनी है? 229 है। 229 लोग हैं। मैं कहता हूं चाहे 5 लोग सही, लेकिन एक विशेष तबका है जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रख रहा है। मूल रूप से शोम्पेन भाषा बोलते हैं। ओरो, शोम्पेन, ये सब जो है वहां की जनजाति है। यह जनजाति अधिकतर संपर्क रहित है। बाहरी लोगों के साथ सभी बातचीत करने से इनकार करते हैं कि हम इनसे बातचीत या इत्यादि नहीं करेंगे। अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति अपने में ही बंद रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में मनाया गया लोंगेटे, है ना, लोनगटे महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो लोंगटे महोत्सव है आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यह चर्चा में क्यों रहता है? आमतौर पर महोत्सवों में हम देखते हैं कि ये इसको क्रिटिसाइज नहीं, लेकिन व्यवहारिकता यही है कि फसल काटते हैं, पशुओं को काटा पीटा जाता है, लेकिन ये जो लोंगटे महोत्सव है अरुणाचल में मनाया जाता है और बेसिकली पशुओं की सुरक्षा, पशुओं की रक्षा इत्यादि इत्यादि के लिए इसका मेन उद्देश्य होता है। याद रखोगे, लोंगटे महोत्सव अपने आप में एक स्पेशल चीज है। कहां बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं, ये उसकी पूरी इमेजिनेशन है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस प्रकार का। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति मना रही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नीशी जनजाति, तो दो जनजाति इंपॉर्टेंट हो गई। शैंपेन तो समझ लो पेपर में रखी हुई मिलेगी इस बार, है ना, क्योंकि अपने आप में मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी काम है ना, इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चर्चा के विषय हैं, है ना, चर्चा के विषय हैं, कवर अप होती है, बड़े लेवल पे न्यूज बनती है, तो परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना भी उसी स्तर की हो जाती है। नीशी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह एक अनोखा आदिवासी त्योहार है। अन्य त्योहारों के विपरीत इसमें जानवरों की बलि शामिल नहीं है, इसलिए एकमात्र त्योहार है जो कि आयोजन के दौरान या उसके बाद जानवरों की हत्या पर रोक लगाता है। नीशी जनजाति के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है नीशी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नीशी झूम खेती करते हैं और चावल, बाजरा, मक्का, रतालू ये सब उगाते हैं। झूम खेती आपको पता ही है, झूम खेती को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। झूम खेती बेसिकली क्या होती है कि किसी स्थान पर हमने फसल की, वहां की जो सफाई की, जलाते हैं, जो भी फसल अवशेष इत्यादि इत्यादि होते हैं, फिर उसको उपजाऊ बनाते हैं और थोड़े समय के लिए फिर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जगह पर कर लेते हैं, इसको झूम खेती बोलते हैं। चलिए, तो नीशी जनजाति, लोंगटे महोत्सव, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, ये चर्चा में है क्योंकि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन रहे हैं, तो अपने आप से चर्चा का विषय हो जाता है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सर हमारे बूथ का पर्चा प्रमुख गोलू भैया बने हैं, उनका नाम हमें याद है। बेटे, गोलू भैया का नाम याद करके क्या करेगा मेरे भाई? नाम आपको नेशनल लेवल वाले करंट अफेयर्स को, आपको नेशनल लेवल की जो पर्सनैलिटी है, विशेषकर कोई पहली महिला बन रही है, कोई पहला पुरुष बन रहा है, किसी ने पहली बार कुछ काम किया है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई बॉडी है, उसकी हेडशिप आ रही है, ये सारे नाम आपको करंट अफेयर्स में याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किए गए हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, अखंडानंद त्रिपाठी से याद कर लो कि भाई साहब उन्हें पूरा नौसेना का कार्यभार सौंप दिया, तो बोले चचा हम आपको सौंप देते हैं। दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। ये रहे दिनेश के त्रिपाठी, है ना। 22 एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त होंगे। निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे, 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और 22 एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख हैं। अगला सवाल देखते हैं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज मिसाइल। ध्यान रखना, बार बार बोलता हूं, आधे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर क्रूज क्या होता है, सर बैलिस्टिक क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो बैलिस्ट्री करके मारे, मतलब ऐसे उड़ के जाएगी, ऐसे करके गिरेगी। क्रूज मिसाइल जो सीधे मारे। ठीक है, चलो, तो क्रूज मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित, हम बहुत सारी क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, इसमें निर्भय बनाई है, प्रलय बनाई है ना। चलो, इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई ने विकसित किया है। ठीक है, देश के पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं किया गया है। श्रीहरिकोटा से प्रायः कोई अंतरिक्ष यान या रॉकेट इत्यादि छोड़ने होते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। डीआरडीओ वाला बात सही है, सही पूछा है, ओनली 1 हो जाएगा, केवल एक सही है। देख लो, ये गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर, है ना, ओडिशा से कर रहे हैं, ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से, है ना। तो ये प्राय मिसाइल का जो परीक्षण किया जाता है ना, प्राय देखोगे आप ओडिशा के चांदीपुर से ही करते हैं। प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने, एरोनॉटिक्स करके जो भी कुछ होगा, उन्होंने डेवलप किया है। सफल उड़ान परीक्षण ने गैस टरबाइन आधारित अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी
प्रणोदन प्रणाली, ये प्रणोदन से कंफ्यूज मत हुआ करो, ये बेसिकली क्या है, ईंधन प्रणाली है ना। इंजन चलने के लिए ईंधन चाहिए ना, तो गैस टरबाइन अनुसंधान आधारित प्रणोदन प्रणाली है। स्वदेशी प्रणोदन द्वारा संचालित सबसे स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। अपने इंजन से ही, अपने तेल से इंजन चला रहे हैं भाई, सब बड़ी बात हो गई। तेल भी अभी तक इधर उधर से ले रहे थे, बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, मिसाइल की उड़ान की निगरानी भारतीय वायुसेना के Su-30MK-1 विमान से भी की गई, तो वो एक नॉर्मल बात है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड किस देश से संबंधित है? खूब चर्चा में रहा आयरन शील्ड, आयरन डोम, ये खूब चर्चा में रहे, इजराइल से संबंधित है ना। और आपको इजराइल के आसपास का मैप भी देख लेना चाहिए, कहां क्या क्या है। अगली क्लास में, अगले हफ्ते की जो क्लास होगी, मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक पूरा मैप दे दूं इजराइल का, क्योंकि इजराइल बहुत चर्चा में है। इजराइल के आसपास से सवाल बनने की परीक्षा में पूरी की पूरी 99.99% संभावना है, अगर मैप से सवाल आएगा तो। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड किस देश से संबंधित है? इजराइल से। ईरान ने जो आयरन क्या कहते हैं, इजराइल पर बम पटाखे गिराए, धूनाएं करी, इजराइल बोला हम तो मरे ही नहीं, हम पे तो कोई भी गिरा ही नहीं। 99% बोले हमने फेल कर दिए तुम्हारे, मतलब चिढ़ा रहा है उनको, बोले अच्छा तूने ईटा मारी थी, हमने धनुष बाण से ही तेरी सारी ईटें गिरा दी थी। तो वही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ये है इनका पूरा डिफेंस सिस्टम। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया आयरन शील्ड। यह भी आपसे परीक्षा में यही एज इट इज भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड किससे संबंधित है, याद रखोगे। कोविशील्ड भी चर्चा में है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया, वहीं ब्रेक कर दिया, बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऑपरेशन आयरन शील्ड में इजराइल ने अपने सहयोगियों की मदद से 99% ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया। ये देख रहे हो हवा में कैसी बमबारी हो रही है, वो देखा ना रामायण का वाला आपने सीन। आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, और शी करके एक बाण इधर से जाता है, शी करके एक बाण उधर से आता है, और बीच में धूम धड़ाका सा हो जाता था। ठीक है, हमें बड़ा आनंद आता था वो देखने में। चलो खैर, तो ये भी उसी तरीके से इन्होंने धूम धड़ाका कर दिया है। 99% ईरानी ड्रोनों को खत्म कर दिया। इजराइल की रक्षा प्रणाली में कम दूरी की आयरन डोम प्रणाली, मध्यम दूरी की डेविड स्लिंग और लंबी दूरी की एरो 2 प्रणाली मिसाइलें शामिल हैं। तो ये और भी इन्होंने नाम दे दिए। आयरन शील्ड के अंतर्गत आयरन डोम आता है। आयरन डोम जमीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की रक्षा प्रणाली है, जिसे हवा में आने वाली मिसाइलों, रॉकेटों, मानव रहित हवाई वाहनों के यूएवी को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो ये बेसिकली इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि ये जो पूरा आइटम है आपका, ये बेसिकली है क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? यह एक काफी चर्चा का विषय रहा था। फिलिस्तीनी महिला का फोटो था जो अपने 7 वर्ष के बच्चे के शव को इस तरीके से गोदी में समेटे हुए थी। अपने आप में एक दर्द विदारक घटना उस समय होती है ना। तो ये सब चीजें भी समाज में हैं आपके। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? यह मिला है आपके मोहम्मद सलेम साहब को, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका है मोहम्मद सलेम। और इनकी फोटो का डिस्क्रिप्शन क्या था, ये देखिए। ये फोटो है, एक मां, एक महिला, कोई भी हो सकती है, अपने बच्चे को किस तरीके से उसके शव को लपेटकर बुरी तरीके से बिलख रही है। यह फोटो इन्होंने खींचा था और इस फोटो के लिए इनको फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 में मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड फोटो जर्नलिस्ट को दिया जाता है जो समाचार की घटनाओं को फोटोग्राफित करते हैं, ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए, है ना। कि मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। सलेम ने गाजा में ली गई अपनी एक तस्वीर जिसमें 36 वर्षीय एक फिलिस्तीनी महिला अपनी 5 वर्ष की भतीजी के शव को पकड़े हुए है। आई कांट, मतलब बहुत दर्द विदारक घटना ये होती है, उस स्थिति का फोटो है। तो इसके एक्सप्रेशन, इसके भाव आप समझिए, उस भाव के लिए इस फोटोग्राफर को पुरस्कृत किया गया है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट, भाई साहब पूरे सबको देख रहे हैं, सारे वनों को देख रहे हैं, हा देखते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। हमेशा मैं फिर कहता हूं, बार बार यही बात कहता हूं, रिपोर्ट जितनी भी है उनके जारीकर्ता आपको पता होना चाहिए कि उनको कौन जारी कर रहा है, क्योंकि सवाल यहां से बनने की संभावना आजकल के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ज्यादा है। आपसे बार बार पूछा जाता है फलानी रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2001 से 2023 के बीच 2.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के वनावरण नष्ट हो गए हैं। पूरे विश्व में भी वनावरण नष्टता की बात कर रहे हैं, साथ ही भारत में भी कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर वनों का नाश हुआ है, वन खत्म हुए हैं। मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट के विपरीत ये बात कही गई है ना। तो ये भी फैक्ट सही है इस रिपोर्ट के अनुसार, वास्तव में सही है नहीं है मुझे नहीं पता। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक नुकसान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है, यह फैक्ट भी सही है। यह फैक्ट तो भारत स्थिति रिपोर्ट के भी अनुकूल है, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी कहती है कि सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, ठीक है। मतलब वहां संरचनात्मक विकास हो रहा है, अभी पहले 90% एरिया पे वन थे, लेकिन अब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वन तो काटने पड़ेंगे ना, उतने आप कहीं और लगा सकते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको फैक्ट के माध्यम से सही बातें बता रहा हूं। तो सभी कथन सत्य हैं, 1 2 3 तीनों सत्य हैं, ठीक है। ये है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, है ना, ये उसका आइकन है, देख रहे हैं किस तरीके से। तो हालिया ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है भारत ने इतने मिलियन, तो आप ये याद रखोगे कितने मिलियन की बात चल रही है, 2.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है वनों का नाश हुआ है। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कुछ हानि का 60% यहीं से हानि हुई है। ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बोलीविया सबसे अधिक प्राथमिक वन हानि वाले उष्णकटिबंधीय देशों की रैंकिंग में है। 2023 में वैश्विक वनों की कटाई 3.2% वृद्धि होने का अनुमान है। इंडिया लॉस्ट 2.33 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर सिंस 2000, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट ये कह रही है, ठीक है। और इसके बाद यह उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का यूज कर रहा है। यह वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा जारी रिपोर्ट है। अगला सवाल देखते हैं। ओहो सर, बर्फी ले आए, क्या कहने। हाल ही में तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है। भाई तिरंगा बर्फी का इतिहास बड़ा बेहतरीन है, चलो मैं नहीं बताता हूं, आप खुद से, आपके लिए क्यूरियोसिटी छोड़ के जाता हूं। तिरंगा बर्फी के विषय में सर्च करना और पढ़ना। हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। सर दिखा तो देते तिरंगा बर्फी कैसी दिख रही है। लो भाई साहब दिख गई। ओहो सर, ऐसा सब मन कर रहा है इसी में से निकाल के एक पीस उठा के खा लूं, तो तुमसे पहले तो मैं खा लूंगा। हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी, तो याद रखोगे वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग से सम्मानित किया गया है। क्या पूछा था, अच्छा कहां की है, तो बनारस की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनारस की है, ठीक है। चलिए, बनारस प्रयाग में कंफ्यूज नहीं होना। तिरंगा बर्फी बनाऊंगा मतलब बनारस जैसी बनाऊंगा, ओहो, ठीक है। तो GI फिर क्या है, GI टैग पाने वाले पदार्थों की सूची में काशी की तिरंगा बर्फी भी शामिल है, मतलब वो काशी में भी है, बनारस में भी है, जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको ये बताना है कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने 1940 के दशक के स्वाद को अभी तक बरकरार रखा है। मतलब वो कह रहे हैं ना, जैसी तुम कल थी वैसी ही आज हो। वे बर्फी से कह रहा हूं, हे बर्फी जैसी तुम कल थी वैसी ही तुम आज हो, है ना। तो बर्फी ने अपने स्वाद को भी बरकरार रखा है। चलिए, काशी में कुल 34 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर वाराणसी का कॉपीराइट है, और माना जाता है कि किसी विशेष भूमि क्षेत्र के नाम पर सबसे अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार वाले चीजें हैं। चलिए, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, है ना, इसके विषय में काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये कहां हुआ है, तो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े काम कहां करेंगे, उद्योगपति वाले भाई साहब के राज्य में करेंगे। गुजरात में पाकिस्तान के कतई बॉर्डर पर बना दिया। भाई साहब 1 किलोमीटर बॉर्डर है, बस 1 किलोमीटर बॉर्डर पे इतना बड़ा पार्क बना दिया, है ना। तो वो वही वाला डायलॉग जीतन राम मांझी वाला, तूने क्या सोचा था हम डर गए, नहीं ले फिर आ गए, तो फिर आ गए, बिल्कुल बॉर्डर भी बना दिया, ठीक है। ये देख लो इसकी इमेज, देखो कितना बड़ा नवीकरणीय पार्क है।
इसमें यह फैक्ट इसका याद रखना कि इसमें सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होगे ना, ये आपको हवाई चक्कियां लगती हुई दिख जाएंगी, है ना। चलो, तो अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के कहां बनाई है, खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा, समझ रहे हो, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है भाई साहब, भारत तो छोड़ो, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, तो चर्चा का विषय तो होगा ही। तो खेबड़ा को याद रखना। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक विनीत जैन के अनुसार खेबड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, 4 गीगावाट पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी है। खेवड़ा पार्क पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, पड़ोस में है, ठीक है। तो वो वाला भी गाना वो हो गया, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के लिए नियुक्त किया गया है। भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है, सौर ऊर्जा की क्षमता में चौथे स्थान पर है, मतलब 4th रैंक है हमारी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लेवल देखो, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, ये जरूर बताया करो कि हाँ सर एकदम आनंद से आ रहा है क्लास में। मतलब क्वेश्चन का लेवल देखो और आप ये समझो कि आपके एक सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह रहा हूं वनडे एग्जाम से और अच्छे लेवल तक के सवाल इस करंट अफेयर्स क्लास में मैं कवर करता हूं। बहुत मेहनत लगती है, लाइक वाइक तो करके जाया किया करो यार, और कमेंट तो आपका अधिकार है, मास्टर से तो आप कह सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल WCCI द्वारा प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी खिताब के लिए श्रीनगर पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि श्रीनगर घोषित हो जाए, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पहल 2014 में शुरू की गई है, ना कि 2023 में, दूसरा गलत हो जाएगा। यह भारत का पहला शहर होगा जिसे क्राफ्ट सिटी का खिताब मिल पाएगा। पिछली बार 2 सिटियों को मिले थे हेरिटेज सिटी में, एक ग्वालियर एक कोझिकोड, ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए। उसी श्रेणी में क्राफ्ट के लिए विचार किया जा रहा है श्रीनगर पर। तो मतलब 1 और 3 सही हो जाएंगे, दूसरा गलत है, दूसरा गया, सभी गया, ये गया, 1 और 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लो श्रीनगर को क्यों क्राफ्ट के लिए सर नामित किया जा रहा है, ये देखो कितनी सारी क्राफ्ट है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने श्रीनगर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्राफ्ट पदनाम के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में चयन किया है। श्रीनगर वर्तमान में WCC टैग के लिए भारत के संभावित शहरों में से एक है और अंतिम घोषणा अगले महीने में हो जाएगी, ठीक है। शहरों के चयन पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और नए बाजार से संपर्क बनाने के उनके प्रयासों के आधार पर किया जाता है। श्रीनगर के कारीगरों ने पश्मीना शॉल, भाई श्रीनगर की तो पश्मीना शॉल ही बहुत फेमस है, 1-1 लाख रुपए की शॉल आती है। हाँ भाई साहब 1-1 लाख रुपए की शॉल आती है, ठीक है। क्या सर 1 0 बढ़ा दिया क्या, नहीं बॉस। कालीन, पेपर माचे इत्यादि जैसे स्थानीय शिल्प को संरक्षित किया है, उसको बढ़ावा दिया है। इन पहलों के तहत भारत से जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर को शिल्प शहरों के रूप में जोड़ा जा चुका है, ठीक है। चलो, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पहल 2014 में कुवैत स्थित संगठन वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई थी और भारत के 2 शहर इसमें पहले ही जोड़े जा चुके हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया जा रहा है। यह बेसिकली आपके कहां किया जा रहा है, यह किया जा रहा है आपके केरल में, है ना, केरल में किया जा रहा है। देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये सोनार प्रणाली होती है। इस तरीके से जहाज जो कोई ऊपर तैर रहा होता है, ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये कुछ रेंजेस भेजता है और रेंजेस का एक एरिया होता है। उस एरिया में अगर कोई भी आइटम दबा डूबा, मान लो पनडुब्बी घूम रही है, कुछ भी घूम रहा है, तो टकरा के रेंज वापस जाएगी और इसे पता चल जाए कितनी दूर है। भाई साहब पटक्का फोड़ दो इसके ऊपर, धूम, ठीक है। चलो, रक्षा विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने केरल के इडुक्की के कलुवामू में भारतीय नौसेना के लिए, तो यह भी याद रखोगे, भारतीय नौसेना के लिए एक सोनार प्रणालियों का प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है। यह सुविधा जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के रूप में केंद्र के रूप में काम करेगी। मतलब यहां से टेस्ट कर लो भाई साहब काम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं,
चलिए आगे देखते हैं। यह सुविधा संरचनाओं से बनी है, पूरी डिटेलिंग इसकी दी है, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डीआरडीओ क्या है? यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, 1958 में बना है। रक्षा अनुसंधान भारत की रक्षा से संबंधित अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा ने दुर्गम इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए, भाई ऐसे एरिया में सैनिक हैं जहां उनको नॉर्मल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकती, तो उस एरिया में अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए जो है सशस्त्र बल ने चिकित्सा सेवा के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है? वो किया है आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन हुआ है, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे। सशस्त्र बल ने 18 अप्रैल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुबंध और प्रशिक्षण है ना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं कि आप हेल्प कैसे करोगे, आप उनको प्रशिक्षित करो कि इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो दुर्गम इलाकों में तो उनको कैसे मैनेज करना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईआईटी कानपुर आपस में मिलकर दुर्गम इलाकों में सैनिक के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान करेंगे और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, है ना। चलिए, तो इस तरीके से यह प्रश्न आपका हो जाएगा आईआईटी कानपुर, तो इसको याद रखेंगे। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों की 2024 प्रदान किए। निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया है? तो टोटल 132 पद्म पुरस्कारों की इस बार घोषणा की गई थी, है ना, जिसमें से 3 पद्म विभूषण हैं। तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 पद्म विभूषण, 5 इस बार भारत रत्न मिले हैं, वो भी आपको पता होंगे। तो 3 है, इसलिए नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। इनको मिला है वेंकैया नायडू, ठीक है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मिला है, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्याचार्य को मिला है, श्री मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मिला है, इनको तो वो मिला है। 3 मतलब अब 3 है, इसलिए आपको प्रॉपर नाम याद होने चाहिए। सर मैं इतने सारे 132 नाम कैसे याद करूंगा? भाई पद्म विभूषण तो कुछ ही लोगों को मिल रहा है ना, मैं कह रहा हूं 5-7 को भी मिल रहा हो तब भी नाम आपको दिमाग में होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 2 3। ये पद्म पुरस्कार का चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इन 3 लोगों को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न और महारत्न लगातार कंपनियों को दर्जा मिलते रहते हैं, तो आपको एटलीस्ट हाल फिलहाल के 5-6 महीनों में जिन जिन कंपनियों को नवरत्न महारत्न का दर्जा मिला हो वो पता होनी चाहिए। तो इस समय किसको मिला है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ये रहा एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राज्य के स्वामित्व वाली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने, अब आपको यह भी पता होगा कि भाई नवरत्न का दर्जा कौन दे रहा है? सार्वजनिक उद्यम विभाग दे रहा है। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक समूह है। इसके प्रदर्शन को देखते हुए से केंद्र से अधिक स्वायत्तता और शक्तियां। भाई नवरत्न मिलके क्या हो गया? ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया जी। हाँ, कंपनी का काम भी ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। उनके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको थोड़ी फ्री हैंड मिल जाता है कि आप चाहें उस तरीके से काम करिए। चलिए, उर्वरक बेसिकली बनाती है, मुख्यालय नोएडा में है एनएफएल का, स्थापना 1979 में हुई है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने चाहिए। हाल ही में खबरों में रहा लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? लीफ लिटर फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक है क्या सर? हाँ भाई साहब मेढक है, देखो चमकीला सा। ये क्या भाई साहब? ओ हो सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने डुप्लीकेट सा लगा दिया हो। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि लीफ लिटर मेढक शिकारियों के बचाव के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करते हैं, और यह ब्राजीलियाई आर्कटिक वर्षा वनों में पाया जाता है ना। तो ब्राजील में पाया जा रहा है, वर्षा वनों में पाया जा रहा है ब्राजील के, ठीक है। चलिए, तो ये लीफ लिटर मेढक संभवतः शिकारियों को रोकने, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ भी अल्ट्रासोनिक रिलीज करती है। आपके चमगादड़ चिपक गई, ऐसे नहीं चिपकती है, पास में आएगी वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करेगी, उसको पता लगेगा यहां कोई है, एकदम ऐसे मुड़ जाएगी। इसी तरीके से मेढक भी काम कर रहा है, मतलब शिकारियों से बचने के लिए। तो लीफ लिटर मेढक को याद रखोगे, है ना, इस फ्रॉग को याद रखोगे। कहां है ये? बेसिकली है आपके ब्राजीलियन वनों में पाया जा रहा है। मैं एक एक प्रजाति हर बार 1 सवाल 2 सवाल क्यों ला रहा हूं? मैं फिर कह रहा हूं जितनी स्पीड से पैटर्न कॉपी हो रहा है यूपीएससी वाला, ये सवाल भी आपको टपक के मिलने के कोई विशेष बड़ी बात नहीं है अगर मिल जाए तो। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ये तरंगे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति सामान्यतः मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली तरंगों से अधिक होती है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी
कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नहीं है ना, लक्ष्मण तीर्थ नदी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कावेरी की सहायक नदी, छोटी नदी है, सूख रही है इसलिए चर्चा में है। भीषण सूखे और गर्मी के कारण ये नदी पूरी तरह से सूख गई है। क्या सही हो जाएंगे 1 और 3? ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं डिटेल। ये है आपकी नदी, कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और गर्मी के कारण पूरी तरह से सूख गई है। देखो, इन्वायरमेंट पर फोकस आजकल परीक्षाओं का हो रहा है ताकि आपके बीच भी जागृति उत्पन्न हो सके उन सब चीजों से रिलेटेड, आप उन सब के बारे में जान समझ सके, पढ़ सके, इस वजह से, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है क्या कि कोडगु जिले से निकलने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और गर्मी के कारण पूरी तरह से सूख गई है, वर्षा की कमी के कारण जल सूख गया है। इसके कारण पिछले वर्ष 40% कम वर्षा और चरम मौसम का होना था। यह कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी, आपको यह याद होना चाहिए, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ठीक है। यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कोडगु या कुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही निकलती है। यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी से मिल जाती है। कुल लंबाई इतनी, और कोई विशेष इसमें बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा सहायक नदी किसकी है। हाल ही में नासा द्वारा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस ग्रह के चंद्रमा के अन्वेषण को लॉन्च करने, शनि का चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब शनि का उपग्रह है टाइटन, उसके अन्वेषण के लिए ये ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। मतलब यहां ग्रहों के भी उपग्रह का जो है सिस्टम चल रहा है, उनके बारे में खोजबीन चल रही है। किसका? शनि का। किसका? टाइटन, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। देखो, ये है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। हाल ही में नासा ने शनि के ग्रह के टाइटन पर अन्वेषण के लिए ड्रैगन फ्लाई 2028 में भेजने की घोषणा करी है। घोषणा कर दी, सवाल आपके पेपर में बन जाएगा। नासा लॉन्च करेगा, 2 वर्ष की अवधि है, शनि के चंद्रमा का पहला विमान होगा। अभी तक कोई नहीं गया है। रोटर क्राफ्ट में 8 रोटर हैं और एक बड़े ड्रोन की तरह उड़ता है। ये देख लो, 8 ऐसे, 3 ये 2 आगे, इस तरीके से है। चलिए, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी के पद के लिए किन्हें अपने दूसरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिल गया है? फिर कह रहा हूं, बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था में कोई नियुक्ति हो रही है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आईएमएफ के एमडी पहले कौन थे? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा थी। इन्हीं को ही दोबारा से पुनर्निर्वाचित कर दिया गया है। 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी, 19 से 24 का कार्यकाल था, 24 से 29 तक का पुनः कार्यकाल क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा को दे दिया गया है। ये दीदी है, देख लीजिए, आईएमएफ ने वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 5 साल के लिए फिर से कार्यकाल दे दिया है। कहां की हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। बुल्गारिया की नागरिक हैं, उन्हें पहली बार 2019 में नियुक्त किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? एक वैश्विक बहुपक्षीय बैंक है जिसे 1945 में यूएन की एक विशेष एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य देश है। यह फैक्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आईएमएफ, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया, 1945, भारत संस्थापक देश। आगे चलते हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए, हाल ही में आयोजित विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन की मेजबानी स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मसदर ने की। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सत्य हैं। डी, इसमें सभी कथन सत्य हैं, है ना। हाल ही में 16वां, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कहां हुआ है। 16वां हुआ है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। कहां हुआ है? अबू धाबी में हुआ है, ठीक है। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी मत्सर ने 16 से 18 अप्रैल तक ये इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया। और ये क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना कि एनर्जी में आप किस तरीके से काम करोगे। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत की कई मशहूर हस्तियां शामिल की गई हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। साक्षी मलिक है, आलिया भट्ट दीदी भी है, अजय बग्गा भी है, सत्य नडेला भी है। ये चारों हैं, ऑल हैं, देख लो। ये हैं अजय बग्गा, सत्य नडेला, आलिया दीदी, साक्षी मलिक, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है, इनमें सबको शामिल किया गया है। ये भारतीय हस्तियों के नाम है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। 50 साल चिपको आंदोलन को पूरे हो गए। 1974 का आंदोलन है। चिपको आंदोलन से संबंधित
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी मेधा पाटकर, नहीं, वो बहुगुणा करके वो थे, उन्होंने किया था, ना कि मेधा पाटकर अमृता देवी ने। गलत हो जाएगा। यह एक हिंसक आंदोलन था, बदतमीज बात मत करो, अहिंसक आंदोलन था, ना कि हिंसक आंदोलन। केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं ए, ये था चिपको आंदोलन। पेड़ की कटाई के विरोध में महिलाएं ऐसे करके कौरिया लई बाकी पेट की, बोले ना पेड़ की, बोले नहीं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। ठीक है, चलो, तो हाल ही में उत्तराखंड में 1973, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ईयर, क्रोनोलॉजी समझिए किस प्रकार से घटनाएं और साल आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए। इसका नाम चिपको आंदोलन, हिंदी में अर्थ है गले लगना। 1973 में पेड़ों की सुरक्षा के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन था, किसी प्रकार की कोई हिंसा की बात नहीं थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी भी आपको नाम पता होने चाहिए। आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई। पहले भी माना जाता है, पहले भी एक शाही वंश था, उसके समय भी चिपको आंदोलन मन ने तो कटवा दिया था सबको। खैर चलिए, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? कौन जारी करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? ये जारी करेगा आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ जारी करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो आईएमएफ ने जारी की है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। यह मुद्रा कोष की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, जो अर्धवार्षिक है, तो याद रखना वर्ष में 2 बार आएगी, तो 2 बार एग्जामिनर के दिमाग में खटकेगी, बोले अच्छा क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। कौन सी? वैश्विक वित्तीय स्थिरता। बोले मुद्रा का कोष है, बोले इसके बाद तो खजाना है, इसलिए स्थिरता की बात कर रहा है। याद कर लो कैसे भी करके, ध्यान रह जाए पेपर में। ठीक है, चलिए, प्रति वर्ष 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों, विशेष रूप से वित्तीय और संरचनात्मक असंतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता और उभरते देशों द्वारा वित्त पोषण में पहुंच की गड़बड़ी का जोखिम वाली बात करते हैं। ये सब ठीक है। मुद्रास्फीति है, कैलेंडर 2004 में भारत अमेरिका के बाद विदेशी पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका हो सकता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? आईएमएफ जारी कर रहा है, और कह रहा है क्या कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो विदेशी पूंजी प्राप्त कर रहा है। इसीलिए एस जयशंकर साहब अपनी किताब लिखते हैं, व्हाई भारत मैटर्स, भारत क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि आप जो है जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ पौधे लगा दीजिए, उससे ज्यादा पेड़ पौधे लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, आपके लिए ग्रीन क्रेडिट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। ग्रीन क्रेडिट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कोप 28 में की थी, बिल्कुल ठीक है। यह पर्यावरण के लिए सरकार की जीवन शैली या मिशन लाइफ के तहत एक पहल है। यह बात भी सही है। मिशन लाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ना, जिसके अंतर्गत बेसिकली ये बताते हैं कि लाइफ के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल आप जीवन किस तरीके से जी सकते हैं। तो ये जो आपका है ग्रीन क्रेडिट पहल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोप 28 में इस बात की शुरुआत की और भारत में शुरू किए गए लाइफ मिशन के अनुकूल बेसिकली ये है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही, सी हो जाएगा। ये पूरा डिटेल दी है ना। और मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 आया है वृक्षारोपण और हरियाली में, इसलिए ये थोड़ा सा और चर्चा में आ जाती है। आगे चलते हैं। आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या सिस्टम है आर्टेमिस समझौता? इसकी स्थापना 2020 में नासा द्वारा की गई थी, है ना, और बिल्कुल ठीक है। इस भारत आर्टेमिस समझौते पर एक हस्ताक्षर करता है भारत। अब तो इसमें 38 कंट्री हो गए हैं, शायद स्वीडन या कोई आया है, भारत 27वां है, याद रखना। आर्टेमिस समझौता क्या है? नासा ने एक झुंझुना लॉन्च कर दिया, मतलब ठीक भी है, और भारत तो कह ही रहा है कि हम 2030 के बाद अंतरिक्ष में जो भी भेजेंगे भाई साहब, कचरा अपना सारा वापस लेके आएंगे। अंतरिक्ष में कचरा टहल रहा है, उस कचरे को समाप्त करने के लिए आर्टेमिस समझौता नासा ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, टर्म इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आर्टेमिस समझौता को आप याद रखोगे, क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 2020 में नासा ने, ये है आर्टेमिस समझौता, अंतरिक्ष में टहलता हुआ कचरा, है ना,
कौन बन गया है? स्वीडन 38वां देश बन गया है, 2020 में स्थापना की थी। नासा और 7 अन्य संस्थापक सदस्य, मतलब टोटल 8 संस्थापक देशों ने इसकी स्थापना की है। 1967 के बाद बाह्य अंतरिक्ष संधि के नींव पर आधारित है। भारत आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षर करता है। 27वां देश है भारत। ठीक है, चलिए विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन जारी कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 77 वर्षों में डबल हो जाएगी। कैसे याद रखोगे? बोले 7-7 रहोगे तो जनसंख्या डबल हो जाएगी। भाई साहब, ओ हो सर, याद हो गया मुझे तो। 7-7 रहोगे तो जनसंख्या भी तो डबल हो जाएगी। याद रखना, 77 वर्ष का जारी किया है। ये अभी भी यही कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर की है, यद्यपि कुछ रिपोर्ट ने पहले नंबर पर भी बताया है। लेकिन हम क्योंकि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट इसकी बात कर रहे हैं, यूएन जनसंख्या कोष ने जो वो की है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए 1 2 3 तीनों यही तो है। तो क्या है? चीन के बाद भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एक मिनट में इसको कंफर्मेशन ले लेता हूं। हाल ही में संयुक्त विश्व की जनसंख्या रिपोर्ट जारी की। विश्व की जनसंख्या स्थिति प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, जो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकास का विश्लेषण करती है। भारत 77 वर्षों में दूना हो जाएगा। मात्र मृत्यु दर ये है। ठीक है, चलो तो बेसिकली इंडिया को ये पहले नंबर पे बता। ये 2023 वाली रिपोर्ट है, ये पुरानी रिपोर्ट है। अब वाली जो रिपोर्ट आई है ये मेज पुराना वाला है। अब वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें इसने कहा है कि नहीं, चाइना ही नंबर 1 है और भारत दूसरे नंबर पे है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, जियाधल नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियाधल नदी, अभी एक पढ़ के आए थे, लक्ष्मण पूर्णा नदी। जियाधल नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। क्यों चर्चा में है? भाई साहब, बहाव इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। आदमी परेशान है, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जगह अपनी कि बोले बाढ़ बहा के ले जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश के हिमालय से निकलती है। बाढ़ के दौरान यह अपना अक्सर रास्ता बदल लेती है। जियाधल, भाई साहब जिया धड़का दिया है इसने, जिया धड़क धड़क जाए वाला सिस्टम हो गया है। तो क्या हो गया? तो नदी चर्चा में है। 1 2 3 तीनों सही है। तो जियाधल नदी आप याद रखेंगे किसकी सहायक नदी है? यह आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। असम के देरांग, उदलमुरी, बक्सा जिलों से बहती है। ठीक है, उसके साथ गोगापुरम से बहने के कारण इसे कुमोटिया नदी भी कहते हैं। प्रमुख सहायक नदियां इसकी कोलांग और दाराकाऊ नदी है। नलवाड़ी शहर के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। हाल ही में समाचार में रहा पिंक हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर अब तक सारी चीज पिंक पिंक सुनी थी, पिंक हाइड्रोजन भी आ गया। हाँ जी भाई साहब, आ गया। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। डिटेलिंग देख लीजिए, ये रहा। हाल ही में एक अध्ययन में दावा किया गया है कि पिंक हाइड्रोजन सुविधाएं परमाणु ऊर्जा के स्थिर बेस लोड प्रोफाइल के कारण उच्च क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। मतलब वो ज्यादा बढ़िया हो सकता है पिंक हाइड्रोजन। यह नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है ना। यह पर्पल हाइड्रोजन या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। मतलब पिंक, पर्पल, रेड कुछ भी कह लो, एक से कलर है ना। हमारी हिंदी में तो सब हल्के लाल या गुलाबी प्रकृति के होते हैं, अंग्रेजी में अलग अलग नाम है। परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले बहुत अधिक ऊष्मा का इस्तेमाल हाइड्रोजन उत्पादन में अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है? तो आप दिल्ली अगर इंटरनेशनल IGI पे गए हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए हो, बिल्कुल एकदम बिजी रहता है। 3 टर्मिनल हैं, तीनों टर्मिनल व्यस्त रहते हैं। भारत का IGI सबसे बिजी है, जबकि टॉप 10 में 5 अमेरिका के हैं। और सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है? यह है आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट स्थान है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? कौन करेगा? इंजन विंजन वाला सारा सिस्टम विकसित करता है इसरो। आजकल इसरो का जोर किस पे है? 2-3 चीजों पे। एक तो हम जो ईंधन अभी तक बाहर से हम ईंधन मंगा रहे हैं ना, तमाम इंजन चलाने के लिए ईंधन टेक्नोलॉजी अभी हमारी उतनी स्पेशल नहीं है। इंजन टेक्नोलॉजी तो हमने बना ली है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन ईंधन टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। तो इसरो उस पे काम कर रहा है। तो रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है किसने? इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के कार्बन सीसी नोजल का विकास किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा पूरा किया गया है। सीसी नोजल बेसिकली है क्या? सिलिकॉन कार्बाइड की एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट कोटिंग होती है, जो ऑक्सीकरण वाले वातावरण में अपने परिचालन सीमा के विस्तार करता है। मतलब क्या है? जब हवा में कोई भी इस प्रकार की चीज उड़ती है ना, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण उसमें आग लगने की संभावना रहती है। ये सीसी नोजल, ये कार्बन नोजल क्या है? ये एक सिलिकॉन कार्बाइड की एक कोटिंग
कोटिंग है जो क्या करेगी, हवा के घर्षण से आग लगने वाली स्थिति को बचाएगी, जिस कारण कोई भी चीज और ज्यादा तेज हवा में उड़ या भाग सकेगी। समझ गए बात। चलो, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एप्रिकॉट ब्लूमसम महोत्सव 2024 शुरुआत की गई है? लद्दाख में की गई है। देखो, लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सब पे आजकल बहुत फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद उसको एक भारत के स्वरूप देने में, भारत जैसा वहां महसूस कराने में गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है। तो ये है एप्रिकॉट महोत्सव। इसका आयोजन लद्दाख के पर्यटन विभाग द्वारा लद्दाख में किया गया। 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया। लद्दाख का एप्रिकॉट ब्लूमसम फेस्टिवल पर्यटकों को सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि लद्दाख की संस्कृति से भी अवगत कराएगा। इस दौरान यहां आने वाले पर्यटकों का स्वागत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से पूरे भारतवर्ष को अवगत करा सकेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में दालों के सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता हम ही हैं। और क्यों? आयातक भी है। भाई साहब, कौन सा ऐसा घर है जिसमें दिन में एक बार दाल नहीं खाई जाती हो? इतनी दाल खा लूंगा, इतनी दाल खा लूंगा, किसी ने सोची नहीं होगी। वो वाला सिस्टम चल रहा है, दाल ही दाल खा रहे हैं। तो सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक हैं, मतलब सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं और फिर और मंगा रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश भारत में दालों का अग्रणी उत्पादक बन गया है। देखो, एमपी और राजस्थान में बहस चलती रहती है, बोले कभी तू आ गए, बोले कभी मैं आ गए। यह केवल रबी के सीजन में नहीं लगाई जाती, कुछ दालें और भी सीजनों में, है ना। स्पेशली दाल का नाम लेता तो बात अलग थी, कुछ दालें खरीफ रबी दोनों में होती है। तो ये भी गलत और ये भी शायद गलत होगा। केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी वाली रिपोर्ट में राजस्थान को नंबर 1 दिया है। ये रही दालें, बेहतरीन सी दाल। सर काहे काहे की दाल है बता तो दो। ले बेटे, चना, राजमा, ये मुझे पता नहीं, ये चावल है, अरहर, और ये काहे की दाल है, मटर वटर, ये सारी दाल है। खैर चलो, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का दाल आयात 84% बढ़कर साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जी दाल ही दाल खाली सारी, है ना। यह उछाल कम उत्पादन और लाल मसूर और पीली मटर के आयात शुल्क माफ करने के सरकार के फैसले के बाद आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब वैश्विक का 25% हम उबा रहे हैं, उपभोक्ता 27% खा रहे हैं और आयातक 14% पूरे विश्व का आयात कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये उसके उच्च जिले हैं। राजस्थान शीर्ष उत्पादक राज्य है, तो राजस्थान इसमें कहा गया है, इसलिए वहां से वो गलत हो जाएगा। चलिए, करीबा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करीबा झील, करीबा बांध, मैंने आपको बताया था, ये रहा अफ्रीका का मैप। ये यहां है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, है ना। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे बहती है जाम्बेजी रिवर। नाम सारे एक से हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी बहती है और जाम्बेजी नदी पर ही है करीबा बांध, ठीक है। क्योंकि नाम सारे करीब करीब है, बोले इसलिए इस बांध का नाम करीबा रख देते हैं। जाम्बेजी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। जाम्बेजी नदी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे दो देश, इनके बीच में बहती है जाम्बेजी नदी, जिस पर है करीबा बांध और उसी पर बनती है करीबा झील। तो करीबा झील के संबंध में आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह जाम्बिया, जिम्बाब्वे के बीच है। खारे पानी की नहीं है जी, मीठे पानी की झील है, ना कि खारे पानी की झील है। मतलब क्या हो गया, तीसरा गलत हो जाएगा, ये गया, ये गया, 1 और 2 सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ये रही, देख लो कितनी बड़ी झीला है, झील थोड़ी है, झीला है। चलो, हमारे यहां कोई चीज बड़ी होती थी उसके नाम के आगे ला लगा देते थे। हाल ही में अल नीनो मौसम पैटर्न जिम्बाब्वे के क्षेत्र में सूखे और गर्मी की लहरों को प्रेरित किया है, जिससे करीबा झील में जल स्तर में गिरावट आ गई है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में मतलब पेट भर के पूछी गई है, सैकड़ों बार आपसे ये सवाल पूछा गया है। आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ध्यान रखना, झील नहीं है, मानव निर्मित झील है। यह एक मीठे पानी की झील है, करीबा बांध, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, पूरी बात मैंने आपको बता ही दी। अगला सवाल देखते हैं, 3-4 सवाल और बचे हैं, खत्म कर लेते हैं। साप्ताहिक चालीसा है जी, चालीसा पढ़ रहा है मास्टर, आप तो सुनते रहो, चीजें याद ना करा दूं तो कहना। आगे चलते हैं, चलो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2030 तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाने की घोषणा की है? कौन कह रहा है? किसकी जेब में है दम? इसरो कह रहा है, बोले हम कूड़ा करकट नहीं करेंगे, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हम अंतरिक्ष में कूड़ा कर रहे हैं, ये तो बात बढ़िया नहीं रहेगी। बोले इसलिए 2030 तक हम पूरा ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि अंतरिक्ष में बाप मामला चाचा छोड़ के आए, नीचे आ जाए, फिर जो छूटा हुआ आइटम है उसे भी बाद में वापस लाने की भी योजना चल रही है। 2030 तक भारत के समस्त अंतरिक्ष यान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सब कचरा मुक्त होंगे। अंतरिक्ष में हम अपना कचरा कुछ भी नहीं छोड़ के आएंगे। ये बात है बेसिकली, किसने कही है ये बात? इसरो कह रहा है।
ठीक है, ये अंतरिक्ष कचरा देख रहे हो आप, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे आइटम हैं, अंतरिक्ष कचरा है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वो भी है, मैं शब्द भूल रहा हूं, वो भी बहुत चर्चा का विषय है, चलिए याद आएगा तो बता दूंगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारत 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष बना लेगा, है ना, और ये पूरी डिटेलिंग इसमें दी है। एस सोमनाथ ने कहा है कि 2030 तक सरकारी और गैर सरकारी, ये एस सोमनाथ साहब हैं, सारे को हम कचरा मुक्त कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? यह आपका मनाया जाता है 17 अप्रैल को, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, है ना, 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस का वार्षिक आयोजन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा आयोजित किया गया। थीम इक्विटेबल सक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया द्वारा। यह विश्व की हीमोफीलिया 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? यह फेडरेशन गैर लाभकारी संगठन है, मुख्यालय कनाडा में है, 1963 में स्थापित है। चलिए भाई साहब, हाइड्रोजन के संबंध में, हाइड्रोजेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजेल क्या बला है, अभी देख लेते हैं। हाइड्रोजेल में 3 परत वाली पॉलीमर संरचना है, बिल्कुल ठीक है। यह यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक को नष्ट करने वाले उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। हाइड्रोजेल बेसिकली क्या है? बोले कहीं भी माइक्रोप्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के इतने सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़े जो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, बोले मत करो, बोले ये डाल दो, हाइड्रोजेल डाल दो, ये यूवी रेस का यूज करके ना उस कचरे को, उस माइक्रोप्लास्टिक को डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। बेहतरीन सी चीज है, यह भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा डिजाइन किया गया है। तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यह रहा आपका माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजेल। ठीक है, ये प्रॉपर पूरी दी है। 3 परत वाली पॉलीमर संरचना होती है, यूवी प्रकाश का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। हाइड्रोजेल अत्यधिक कुशल था, जिसने अब तक पीएच इसको दो अलग अलग प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक को लगभग इतने परसेंट तक, मतलब 90% तक खत्म कर दे रहा है। एथिलीन ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एथिलीन ऑक्साइड क्यों चर्चा में है, देख लेते हैं। हाल ही हानिकारक पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड को अभी जो बहुत सारे मसाले भारत के और ये सब बैन किया है ना, उसमें यही पदार्थ बोला गया है कि भारत के मसालों में यही सब है, एथिलीन ऑक्साइड वगैरह, जो बेसिकली कैंसर वेंसर को बढ़ावा देगा, तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, एथिलीन ऑक्साइड है। तो उससे रिलेटेड हम सवाल बना लेते हैं, देखते हैं क्या। हानिकारक पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड को कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा समूह 1 कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, भारत में खाद्य पदार्थों में एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है, गलत बात है। प्रतिबंध है, भारत जानता है कि यह नुकसानदायक है, लेकिन कुछ कंपनियां बदमाशी कर लेती हैं और यह सब सिस्टम बेसिकली इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है कि ज्यादा समय तक कोई चीज सही रहे, इसलिए। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। सत्य क्या है? ओनली वन, केवल एक। ए, ये इसकी संरचना है। हाल ही में कुछ ब्रांडों के कुछ भारतीय मसाला उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले घटक की मौजूदगी के संबंध में हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों द्वारा उठाए गए लाल झंडे के बाद, मतलब लाल झंडा मतलब कि रेड फ्लैग है, ये गड़बड़ है, मसालों के नमूने एकत्र करने का आदेश दिया है। हानिकारक पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड, तो आपको याद रखना, आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, हाल ही में मसालों को विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबंधित किया गया, उनमें कौन सा पदार्थ पाया गया? सरल स्वरूप में इस तरीके से पूछ लेगा तो एथिलीन ऑक्साइड है। भारत में एथिलीन ऑक्साइड के उपयोग पर प्रतिबंध है, हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल, इस सप्ताह की चालीसा का अंतिम दोहा। चलिए, आर्कटिक में भारत की स्थिति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में डाक विभाग ने अंटार्कटिक में गंगोत्री अनुसंधान केंद्र में डाकघर की दूसरी शाखा खोली है। भाई गंगोत्री में नहीं खोली है ना, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिक भारत के 3 अनुसंधान केंद्र क्रमशः दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती है। ये बिल्कुल ठीक है, दक्षिण गंगोत्री काम नहीं कर रहा है आजकल, मैत्री, भारती काम कर रहे हैं। दूसरा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही आंसर हो जाएगा। यह है शोध केंद्र। अंटार्कटिका में भारत की स्थिति से संबंधित तथ्य। हाल ही में डाक विभाग ने अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र में डाकघर की दूसरी शाखा खोली है। किसमें? भारतीय अनुसंधान केंद्र में। देखो, कॉमन सेंस से भी यह सवाल सही कर सकते हो। आप खुद सोचो, जब दक्षिण गंगोत्री कार्यरत ही नहीं है तो वहां डाकघर क्या मतलब ढोल बजाने को बोलोगे? तो गलत हो जाएगा अपने आप।
ठीक है, भारती में खोली है ना, दूसरी शाखा खोली है जिसको पिन कोड MH 1718 से जाना जाएगा। वर्ष 1984 में भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला डाकघर दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया था, पहला वाला। दूसरा कहां कर रहे हैं? भारती में कर रहे हैं। अंटार्कटिक पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र क्रमशः कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री 1984 में, ये फिर बर्फ में ढप गया 1990-91 के आसपास, ये बर्फ में ढप गया। उसके बाद मैत्री बनाया, फिर भारती नया बनाया है। ये दोनों मैत्री और भारती वर्तमान में भी कार्यरत है। वर्तमान में मैत्री और भारतीय सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। तो इस प्रकार आपका ये पूरा 40वां समाप्त होता है। कक्षा आपको कैसी लग रही है? प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए, है ना। और अब ये समय इसी प्रकार का है, आप डेली करंट अफेयर्स का 1-1 घंटे का वीडियो, 2-2 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। यही 4 वीडियोस पूरे महीने में आएंगे, इनको 4 बार देख लो, करंट की ऐसी की तैसी, है ना। और परीक्षा टाइम में अपन कोई भी बढ़िया सी एक मैगजीन फॉलो कर लो, करंट अफेयर्स का पूरा खात्मा, पूरा समापन हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत एनालाइज करके पूरी परीक्षा दृष्टि के दृष्टिगत, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना हो रही है, परीक्षा में पैटर्न आ रहा है, उसी प्रकृति के ये सवाल हैं। तो ये क्लास, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।